नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। उस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है, जहां पर पनीर स्टोर का यहां पर छापेमारी करते हुए 5 क्विंटल पनीर जब्त किया गया है। पनीर स्टोरेज की शिकायत पर फूड सेफ्टी विभाग ने छापेमारी की है। ज्वालापुर सराय में टीम ने छापेमारी की। मौके से लगभग 5 क्विंटल पनीर बरामद। टीम ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ पुलिस टीम भी मौजूद है। संयुक्त कार्रवाई के दौरान स्टोरेज स्थल की भी जांच की गई। लैब रिपोर्ट के बाद अब आगे की कार्रवाई होगी। रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर नियमानुसार आगे कदम उठाए जाएंगे। इसको लेकर बड़ी जानकारी इस वक्त हरिद्वार से आ रही है, जहां पर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए फूड सेफ्टी विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में ज्वालापुर में भी इसी तरीके से कार्य किया गया। काफ़ी समय से हमारे पास सूचनाएं आ रही थी कि इस क्षेत्र में जो है पनीर का स्टोरेज हो रहा है और वो हमारे पूरे शहर को जो है सप्लाई किया जाता है। तो इसी क्रम में आज हमने जो है संयुक्त टीम बना करके पुलिस के साथ जो है इस पर कार्रवाई की और 2 नमूने जांच हेतु लिए जा रहे हैं। नमूने की जांच रिपोर्ट जैसी आएगी उस हिसाब से इस पर आगे की कार्रवाई की। जो मौके पे मिला करीब करीब 5 क्विंटल के आसपास ये माल है, जो हमारी संभावना है और उसको हमने देख लिया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रवेश राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवेश, जानना चाहूंगे कि फूड सेफ्टी विभाग आगामी त्योहारों को लेकर किस तरीके से अलर्ट मोड पर है, क्या कुछ कार्रवाइयां की जा रही हैं? खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। इसी के तहत ज्वालापुर स्थित सराय में एक गोदाम है, जहां पर लगातार खाद्य सुरक्षा की टीम को सूचना मिल रही थी कि यहाँ पे पनीर स्टोरेज किया जाता है। तो इसी को देखते इसी क्रम में सुबह आज वहाँ पे खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम व पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और वहाँ पे जांच की, लेकिन किसी प्रकार की कोई वहाँ पे शिकायत के जिस हिसाब से मिल रही थी उस हिसाब से कोई अनियमितता नहीं मिली। लेकिन वहां पर जिस तरीके से देखा गया कि लगभग 5 क्विंटल जो पनीर है वहां पर मिला, तो उसका नमूना लेकर के जांच के लिए भेज दिया गया है। जैसे ही लैब से रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से जो भी आगे की विधिक कार्रवाई होगी उस पर किया जाएगा। जी ठीक है प्रवेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत सरकार की ओर से नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए लागू किए जाने को एक ऐतिहासिक निर्णय माना जा रहा है। इस कानून के तहत पड़ोसी देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय के लोगों को भारत में सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिल रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी 153 लोगों को नागरिकता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल मानवीय मूल्यों को सशक्त करता है, बल्कि वसुदैव कुटुंबकम की भावनाओं को भी चरितार्थ करता है। साथ ही विश्व भर में भी हिंदुओं को राष्ट्र गौरव से जोड़ता है। देखिए, भारत सरकार सीए का कानून देश के अंदर लेकर आई माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और ऐसे हिंदू, ईसाई, बौद्ध जो भी हमारे बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हैं, उन सभी को भारत की नागरिकता देने का जो बिल पास हुआ, उसके तहत 153 लोगों को उत्तराखंड के अंदर भी गृह मंत्रालय ने माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में उनको मंजूरी दी है, नागरिकता दी है। और ये एक बड़ा अच्छा सराहनीय कदम है। उन सब लोगों को यहाँ पर रहने का अधिकार मिलेगा जो अपना जीवन परेशानियों में जी रहे थे उन देशों में। देखिए, भारत सरकार सीए का कानून देश के अंदर लेकर आई। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक मोर्चा के पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी से भेंट की और इस दौरान उन्होंने 21 फरवरी को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में हुई घटना के साथ ही हाल ही के समय में अन्य स्थानों पर सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के साथ हुई घटनाओं का उल्लेख करते हुए ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने कर्मचारी नेताओं की बातों को गंभीरता से सुनते हुए सरकार कार्मिकों के मान सम्मान और सुरक्षा को लेकर हमेशा गंभीर रही है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को फोन पर अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षकों की सुरक्षा के एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को भी निर्देश दिए कि सरकारी कार्यालयों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए, साथ ही इस तरीके की घटनाओं पर भी त्वरित कानूनी कार्रवाई की जाए।
शिक्षा निदेशक से मारपीट प्रकरण को लेकर काली पट्टी बांधकर शिक्षक विरोध जता रहे हैं। मामले को लेकर शिक्षकों और विभागीय अधिकारियों में रोष है, तो वहीं बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ ने हॉर्नबिल टीवी के जरिए कहा कि अगर मेरी गलती किसी की अगर कोई मानता है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह की बात ये हुई थी? आप भी पहुंचे हुए थे वहाँ पर और ये बताया गया कि आप पर भी हमला हुआ, क्या कुछ पूरा मैटर था सर? ये लगभग 7-8 महीने से हमारा गांव है अस्थल, वहाँ एक परिवार ने स्कूल भवन बनाने के लिए, स्कूल की बिल्डिंग के लिए ज़मीन दी अपनी दान में निःशुल्क। वो गुजर गए तो 8 महीने से वो परिवार के लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, स्कूल में, विभागों में, हर जगह जा रहे हैं कि जो दानदाता है उसका नाम स्कूल में लिख दिया जाए कि पदम सिंह रावत ने ये भूमि स्कूल के नाम दी, तो ये रावत जी का नाम यहाँ भवन में, स्कूल भवन के आगे लिख दिया जाए। उसको लेके 8 महीने से परिवार सब जगह चक्कर काट रहा है। एक दिन मेरे पास भी आया कि जी वो सब कह रहे हैं कि शासन ने, मैंने हमारे सचिव हैं जो रविनाथ रमन जी, उनसे भी बात की। मैंने कहा इस तरह का कोई मैटर है, तो कह रहे मेरे संज्ञान में नहीं है, अगर कोई मैटर आएगा तो मैं कर दूंगा। तो ये फिर आ गए मेरे पास कि आप ऐसा करो कि तब तक ये मामला शांत हो। वो टीचर भी आए जो स्कूल में प्रधायक है कि आप एक बोर्ड वहाँ लगा दो कि ये स्कूल के लिए भवन के लिए ये ज़मीन पदम सिंह रावत जी ने दी है। तो मैंने उसमें डायरेक्टर को चिट्ठी लिखी, जब तक शासन से अनुमोदन होता है लंबा टाइम लगेगा, तब तक के लिए यहाँ एक बोर्ड लगवा दें या शिलापट लगा दें कि इस भूमि के दानदाता पदम सिंह रावत हैं, उनके नाम से ये ज़मीन निःशुल्क दी गई है। वो लेटर मैंने 4-5 दिन पहले फिर लिख के परिवार को दिया। परिवार के लोग सब रोज़ आते रहे। 1-2 दिन पहले 2.5-3 घंटे बैठाए रखा। ये कुछ लोगों के साथ वहाँ घिरे रहते हैं, तो उनसे भी उस दिन भी बदतमीजी की। तो उनके फ़ोन आया मुझे, अगले दिन वो फिर गए कि जी डायरेक्टर हैं और ये हमसे बात नहीं कर रहे। तो मैंने कहा मैं आ जाता हूँ। तो हम एक गाड़ी ही तो थी मेरे पास, उसी में हम 4-5 लोग थे बस। हम गए और हमने इनसे कहा कि आपने कोई चिट्ठी लिखी है शासन में। मैंने रविनाथ रमन को फ़ोन भी लगाए, तो वो शायद आउट ऑफ रेंज थे, कहीं बाहर थे, उनसे बात नहीं हो पाई। तो इनसे कहा आपने जो चिट्ठी लिखी वो मुझे दे दो। तो ये उसको कि पता नहीं कहाँ फ़ोन करते रहे, मैसेज कोई करते रहे। और इस बीच में इन्होंने लोग बुला लिए। उन्होंने आते ही एक ने तो सीधा इनके 2-3 जिन्हें इनकी कुर्सी के उधर आए, एक ने फ़ोन उठाया और वो मारा। वो आपको लगा? वो मेरे कंधे पे लगा, तो जो साथ मेरे थे उसके लगा सिर में। तो और पीछे से बहुत लोगों ने, कोई कुर्सी उठा के फेंक रहा, कोई जो टेबल पे जो भी थी वो चीज़ें उठा के मारपीट करने लगा। तो फिर हम धीरे से वहाँ से निकलने लगे, तो नीचे इन्होंने ताले लगा के ऑफिस को बंद कर दिया, ग्रिल को। वो फिर मेरे साथ जो 3-4 लोग थे उन्होंने उसको ताला तोड़ के हम लोग बाहर आए और चले गए। यानी कि पहले से पूरी प्लानिंग थी? ये पहले से था कि इनको कि यहाँ ऐसा कुछ कर, पहले भी हर एक के साथ, पहले विकलांग लोग आए उनसे बदतमीजी, एक पत्रकार महिला के भी साथ, ये लोग वहाँ पे सब अटैचमेंट पे कुछ लोग रहते हैं जिनको जो हमारे निदेशक हैं इन्होंने अटैचमेंट करके बाहर के लोगों को अपने पास रखा हुआ है। लेकिन देखो परिवार में ये शिक्षा, वहाँ जितना भी मेरे क्षेत्र का है वहाँ सब कर्मचारी भी मेरे परिवार के ही लोग हैं, और हम इस बात को नहीं आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए मैंने उसे वहीं पे ख़त्म करके मैं आगे निकल गया। और मैं आज भी कहता हूँ कि मेरे से या मेरे किसी व्यक्ति से कोई गलती हुई हो तो हम तो माफ़ी भी मांगते हैं, क्षमा भी मांगते हैं। इसकी जांच हो जाए, जब जांच का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन लोग आए थे, कहाँ से आए थे और किन्होंने ये वारदात की। FIR भी दर्ज पहले उन्होंने कराई, फिर आपने भी उसको लेकर के कराई है क्या सर?
जो चश्मदीद मेरे साथ रहते हैं, जो मुझे वहाँ से निकाल के लाए मेरे गनर लोग, उन्होंने किया होगा। यानी कि पूरी तरह से आप पर हमला करने की पहले से ये हाँ, पहले से ही ये पूरे साजिश के तहत जो इनके साथ लोग वहाँ रहते हैं, जिनको अटैचमेंट पे इन्होंने अपने वहाँ रखा हुआ है, उन लोगों का है और उन्हीं के द्वारा किया है। शिक्षा विभाग हमारा अपना विभाग है भाई, और वहाँ चाहे सड़क हो निदेशालय की या नाले की, वो सब हम ही तो करा रहे हैं। और वहाँ के जो भी काम है उनमें मैं मदद करता हूँ। और टीचर जो भी यहाँ टीचर वगैरह की यूनियन होती है, उनके हर कार्यक्रम में मैं ही जाता हूँ और मैं ही सीएम वगैरह से कह के उनके जो भी काम होते हैं वो कराता हूँ। जी, अब आप क्या कहना चाहेंगे सर इसको लेकर, क्षेत्र की जनता भी, क्योंकि आपको support कर रही है। मैं क्षेत्र की जनता से तो यही कहना चाहता हूँ कि बच्चे हमारे हैं, जिनका साल का भविष्य है, इसको लेके अपनी तरफ से कोई, मैंने तो कहा कि मैं क्षमा भी मांगता हूँ, कोई भूल से अगर किसी मेरे साथी ने या मैंने कुछ भी किया हो तो इस घटना को यहीं ख़त्म करें। और बच्चों का भविष्य को देखते हुए किसी भी पक्ष ने कोई भी अगर गलत किया है तो अपने आप जब जांच होगी पता लग जाएगा, तो इसका समापन करके बच्चों की जो परीक्षा है उसको शांतिपूर्वक कराया जाए। जी, धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वही चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि जिन कार्यकर्ताओं को प्रदेश सरकार में दर्जाधारी राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें फिलहाल विधायक के टिकट नहीं दिए जाएंगे। देखिए, दायित्वधारी भी हमारे पार्टी के ही कार्यकर्ता है और चुनाव में क्यों जीत देखी जाती है और जीत को आधार बना के ही टिकट दिए जाते हैं। आज हमने सभी दायित्व अपेक्षा की है कि सब लोग पार्टी को जिताने के लिए काम करें और अपने क्षेत्र के अंदर पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें। ये दृष्टिकोण था और अंततः आधार तो जीत ही होता है, तो जीत के आधार पर ही हम टिकट देते हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने देहरादून में गांव, खत्तों और मलिन बस्तियों को राजस्व का दर्जा मालिकाना हक देने के पूर्व निर्णय के बावजूद बेदखली की कार्रवाई के विरोध में 25 फरवरी को 1 घंटे का मौन रखने की घोषणा की है। इस बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसते हुए कहा कि हरीश रावत कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हैं, लेकिन जब किसी वरिष्ठ नेता की अपनी ही पार्टी में सुनवाई बंद हो जाती है तो मौन धारण करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जनता ने भी कांग्रेस को मौन कर दिया है और बीजेपी हरीश रावत के मौन का स्वागत करती है। ऐसा नहीं है, हरीश रावत जी बहुत वरिष्ठ नेता है और जब दल के अंदर सुनवाई बंद हो जाती है तो व्यक्ति मौन ही धारण करता है और हरीश रावत जी का मौन धारण लगातार अनेकों बार हो चुका है और जनता ने भी मौन धारण करा रखा है और जितनी बार करें हम उनके मौन धारण का स्वागत करते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि हम पूरी तरह से तन्मयता और विनम्रता के साथ जनता के सामने अपनी बात रख रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि हमारे विनम्र अपील को जनता महत्व देगी और अपने हित में निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि हमारी नजर इधर उधर नहीं, सीधे जनता के आदेश पर है। हम विनम्रता से जनता की ओर देख रहे हैं और हमें आशीर्वाद और आदेश दें ताकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्थापित कई गलत परंपराओं को समाप्त किया जा सके और अच्छा वातावरण लाया जा सके। देखिए, हम तन्मयता से और विनम्रता के भाव से जनता के सामने अपनी बात रख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारी विनम्रता के भाव से रखी गई बात को जनता महत्व देगी और अपने हित में निर्णय लेगी। हमारा पूरा विश्वास है। कहाँ टर्न होता है, क्या टर्न होता है, हम मेरी नज़र कहीं इधर उधर नहीं है। मेरी नज़र सीधे जनता के आदेश पर है। विनम्रता से मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ कि जनता हमें अपना आशीर्वाद दे, आदेश दे और हम इस प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने गलत परंपराएं डाल दी हैं इनको दूर कर सकें। शिक्षा निदेशक से मारपीट मामले में विवादों में आए विधायक उमेश शर्मा गांव के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने प्रदेश भर में मोर्चा खोल दिया है। इसी क्रम में विकासनगर के भी पछवातून और जौनसार पावर क्षेत्र में यूथ कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन कर विधायक उमेश शर्मा गांव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
जैसा कि आप सभी को विदित है कि कल जिस प्रकार शिक्षा निदेशक के कार्यालय में जाकर विधायक उमेश कुमार और काऊ और उनके समर्थकों द्वारा शिक्षा निदेशक के साथ मारपीट गई, इसकी हम कड़ी शब्दों में घोर निंदा करते हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज यूथ कांग्रेस से चक्राता और विकास नगर के साथियों ने यह निर्णय लिया कि हम विकास नगर के अंदर पुतला दहन करने का काम करेंगे। और आज हम तभी यहाँ डॉक्टर चौक पर एकत्रित हुए हैं। देखिए, यदि मैं क्राइम की बात करूं तो जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में आई है तब से लगातार क्राइम हो रहे हैं। आप देख लीजिए, देहरादून के अंदर पिछले 2 वर्षों में 6 हत्या होने का काम करा है। और ये माइकल लाल कहते हैं कि हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले, इनके राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं है, लगातार बेटियों के साथ बलात्कार होने का काम हो रहा है। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये धामी सरकार उत्तराखंड को चलाना में मतलब सक्षम? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने जाहिर किया कि अब कांग्रेस की सरकार राज्य में आएगी तब गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने के साथ साथ गैरसैंण को हवाई सेवा से भी जोड़ा जाएगा। और इस बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुटकी लेते हुए कहा कि जो कार्य कभी नहीं हो सका उसे सपना देखना उसका आसान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश की सत्ता में अब कभी नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि गैरसैंण के विकास के लिए बीजेपी सरकार प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। गणेश गोदियाल ने गैरसैंण मुद्दा को लेकर कहा कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा, साथ ही साथ गैरसैंण को एयर कनेक्टिविटी से भी जोड़ा जाएगा। देखिए, जिस चीज को होना ही नहीं है उसके सपने बड़े आसानी से हर व्यक्ति दिखा सकता है। कांग्रेस की सरकार कभी आनी नहीं है। गैरसैंण के बारे में वो जब सत्ता में रहे तो उनके द्वारा कोई काम हुआ नहीं। अगर वो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई वो भी हमारी सरकार ने बनाई है। और गैरसैंण के विकास के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। और अभी जो विधानसभा का सत्र है वो गैरसैंण के अंदर हो रहा है, उसका स्वागत करना चाहिए और कांग्रेस के विधायकों को सत्र में पहुंचना चाहिए और जन मुद्दों को लेकर वहां पर चर्चा करनी चाहिए। देहरादून में स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने के लिए और मरीजों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल ने पूरी तरह से एक्शन मूड पे नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में डीएम ने शहर के प्रमुख कोऑर्डिनेशन अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम के साथ स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने अस्पताल में हर वार्ड और अनुभाग का बारीकी से जायजा लिया। हरिद्वार स्थित देवपुरा चौक से रेलवे स्टेशन तक प्रशासन का बुलडोजर चला। रेलवे स्टेशन के बाहर नाला अतिक्रमण मुक्त कराया गया। सड़क किनारे अवैध कब्जों को हटाया गया। इस दौरान कई दुकानदारों का सामान जब्त हुआ। पुलिस बल की मौजूदगी में संयुक्त टीम ने सख्त कार्रवाई की और वहीं प्रशासन ने 2027 अर्धकुंभ मेले से पहले शहर को अतिक्रमण मुक्त करने का दावा किया। यही काम होगा, ये तो आप ही समझ सकते सिटी मजिस्ट्रेट मैडम और नगर निगम पुलिस हम लोगों द्वारा जो है ये अतिक्रमण जो फुटपाथ पे किया गया था, ये रेलवे स्टेशन देवपुरा चौक से आगे रेलवे स्टेशन तक पूरा हटाया गया है और हटाया भी जा रहा है। अब आगामी मेले, ठेलों और यात्रा सीजन और कुंभ के मद्देनज़र ये जो अतिक्रमण है सबको प्रतिदिन ये कार्रवाई की जाएगी और अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा हरिद्वार को। लेकिन कोशिश ये करेंगे कि लगातार इसमें भ्रमणशील रहेंगे नगर निगम और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन। तो उम्मीद है कि ये हम लोग इसको अतिक्रमण मुक्त करके रहेंगे। और भी कई जगह सर इस तरह की समस्या? हाँ, ये अभी शुरुआत है, इसके बाद धीरे धीरे आगे भी हम लोग इसको करेंगे। ये जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में हमारे जितने भी शहर के फुटपाथ हैं उनको खाली करवाया जा रहा है। पूर्व में भी हम लोगों के द्वारा ही फुटपाथ खाली कराया गया था
लेकिन लोग जो है दोबारा अतिक्रमण कर देते हैं। तो इस संबंध में हमारे द्वारा आज जो प्रशासन के द्वारा दोबारा कार्रवाई की जा रही है और लोगों को सख्त चेतावनी दी जा रही है कि अगर इनके द्वारा दोबारा अतिक्रमण किया गया तो इसके बाद जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा पुलिस को और नगर निगम को सख्त रूप से हिदायत दे दी गई है कि दोबारा जिन जगहों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है उन जगहों पर दोबारा अतिक्रमण ना हो। मैडम, कुंभ मेला क्षेत्र में और भी इस तरह की जगह हैं, क्या वहाँ पर भी इस तरह इसमें पूरा सब जगह जहाँ भी अतिक्रमण होगा हर जगह से अतिक्रमण हटाया जाएगा। शंकराचार्य व मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद संत समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हरिद्वार के बड़ाउदी से बता दें कि उदासीन अखाड़ा के सचिव सूर्या मुनि ने इस पूरे प्रकरण पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि शंकराचार्य जैसे सर्वोच्च धर्मगुरु पर मुकदमा दर्ज होना सिर्फ एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि ये सनातन धर्म की भावनाओं से सीधे जुड़ा हुआ विषय है। उन्होंने स्पष्ट किया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी धर्मगुरु के खिलाफ अगर कोई आरोप है तो उसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। दर्ज हुआ है शंकराचार्य जी के ऊपर, उस पर निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुकदमा गलत दर्ज हुआ है, लेकिन मुकदमा गलत भी दर्ज हो सकता है। निष्पक्षता से उसकी जांच होनी चाहिए, नहीं तो हिंदू धर्म के बहुत बड़े शंकराचार्य हैं, पूरे सनातन प्रेमियों को उससे बहुत नुकसान होता है। उनको अगर कुछ गलत उनके साथ हुआ तो फिर पूरे सनातन पे, पूरे हिंदुओं पर उसकी छिपक लगती है, इसलिए उसकी निष्पक्षता से जांच होती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। शंकराचार्य जी हमारे हिंदुस्तान के 4 गुरुओं से हैं। मुकदमा कायम नहीं होना चाहिए था, पहले जांच होनी चाहिए थी, और जांच होने के बाद अगर कोई तथ्य पाए जाते तो मुकदमा कायम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हो रहा द्वेष भावना से हो रहा है। देवप्रयाग के पास एक ट्रक भारी भूस्खलन की चपेट में आ गया और इस हादसे में ट्रक चालक की मलबे में दबने से मौत हो गई। बताया गया कि तोता घाटी के पास अचानक पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बड़े पत्थर गिरने लगे, जिसकी चपेट में आकर वहां से गुजर रहा ट्रक इसका शिकार हुआ पत्थरों से। बता दें कि इतना भीषण ये ट्रक था जो कि कैबिन पूरी तरह से पिछड़ गया और चालक भी अंदर ही फंसा रह गया। भूस्खलन के चलते मार्ग भी दोनों ओर से पूरी तरह बाधित है। सूचना मिलती है एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और तत्काल रूप से घटनास्थल का जायजा लिया गया। अंधेरे और लगातार गिरते पत्थरों के बीच एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में दबे ट्रक की कैबिन को काटकर चालक के शव को बाहर निकाला। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर गविंद्र सचवान ने बताया कि इस शव को पुलिस ने अस्पताल में मोर्चरी में रखा है। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देख रहे हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।